तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता देता हूं। देखिए आप जब एनहांसमेंट कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन में, तो हम क्या चीज को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, एक्चुअली आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आप चाहते हैं कि किसी फ्रूट का साइज बड़ा हो जाए, आपकी यील्ड बढ़ जाएगी, ग्रेन का साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। आप ये चाहते हैं इसमें डिजीज रेजिस्टेंस आ जाए, आप चाहते हैं इसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी आ जाए। आप एक्चुअली चाहते क्या है, अच्छी चीज क्या चाहते हैं, क्या अच्छा हो जाए। सो द आंसर इज फिनोटाइप। द आंसर इज फिनोटाइप। सो आपका मकसद किसी भी क्रॉप का के फिनोटाइप को इंप्रूव करने का। देखिए आप देख रहे होंगे मैं जब एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं तो क्रॉप शब्द मैं जनरल टर्म्स में भी यूज कर रहा हूं, मैं एनिमल के लिए भी यूज कर रहा हूं, प्लांट के लिए भी यूज कर रहा हूं। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहां पर हम ये कह रहे हैं फिनोटाइप को मुझे इंप्रूव करना है। तो नेचर जिस चीज को सेलेक्ट करती है वो एक्चुअली फिनोटाइप है। तो नेचर अगर टॉल चीज को सेलेक्ट कर रही है तो मुझे बताइए टॉलनेस है क्या, फिनोटाइप। कैपिटल टी को कैसे सेलेक्ट कर लेगी, जब तक वो जर्मिनेट होकर के टॉल नहीं बनेगा नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करेगी। सो डायरेक्टली जीनोटाइप को नेचर कभी भी सेलेक्ट नहीं करता, फिनोटाइप को करता है। आप भी क्या इंप्रूव करना चाह रहे हैं, फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप बना किस लिए, मान लीजिए मुझे टॉल प्लांट चाहिए तो मुझे कैपिटल टी एलील चाहिए। सो इसका मतलब बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर जीनोटाइप। बिना एक पर्टिकुलर जीनोटाइप के एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बनेगा ही नहीं। सो पहली बात तो ये समझ गए आप कि बेसिकली फिनोटाइप अगर बनेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होना चाहिए, जीनोटाइप होना चाहिए। दिस इज अ प्राइमरीली इंपॉर्टेंट थिंग इज जीनोटाइप। अब आप देखिए अगर मान लीजिए किसी का जीनोटाइप बेटर है और फिर भी प्रॉपर फिनोटाइप नहीं बन रहा, अगर मान लीजिए मैं प्लांट का एग्जांपल ले लेता हूं, टॉलनेस की एलील है लेकिन पूरा टॉल प्लांट नहीं बन रहा, तो हो सकता है कि स्पेसिंग ठीक ना हो सकता है कि आपने फर्टिलाइजर्स ठीक ना दिए हो सकता है जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, वो आपने पूरी ना करी हो। सो इसका मतलब ये हुआ कि जीनोटाइप के साथ में एक और फैक्टर इंटरेक्ट करता है, इसे हमने कहा एनवायरमेंट। So basically it is the effect of genotype and it is basically supplemented by the effects of the environment that produce a particular phenotype. तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं एक क्रूड एग्जांपल ह्यूमन फिजियोलॉजी से लूं, से फॉर एग्जांपल स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे किसी आदमी का कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं। सो या तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा दें या आप हार्ट रेट बढ़ा दीजिए, इस तरह के फंडे को यहां लगा दीजिए। मुझे क्या इंप्रूव करना है, फिनोटाइप। तो क्या क्या तरीका हो सकता है कि सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिए, ये देखिए कि आपके पास ये चीज है कि नहीं है, क्योंकि इस फिनोटाइप को बनाने की कैपेबिलिटी इसके पास है। कैपेबिलिटी कौन दे रहा है, जीनोटाइप। इस कैपेबिलिटी को कितना एक्सप्रेस होने देना ये किस पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे। आपने ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, कैपेबिलिटी कौन दे रहा है, जीनोटाइप। और फिर ये कैपेबिलिटी कितनी एक्सप्रेस हो पाएगी ये किस पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे। तो मुझे ये समझ में आ गया, या तो इसको इंप्रूव कीजिए और ये बेटर है तो फिर इसको इंप्रूव कीजिए। और अगर आप जीनोटाइप को इंप्रूव कर रहे हैं फिनोटाइप को इंप्रूव करने के लिए, तो देखिए हम इसे ब्रीडिंग कहेंगे। तो देखिए मैंने ब्रीडिंग को किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया है। मैंने आपसे क्या कहा कि इंप्रूविंग जीनोटाइप टू इंप्रूव द फिनोटाइप, दिस वुड बी ब्रीडिंग। अब आप डेफिनेशन बनाइए, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग। अब आप देखिए प्लांट ब्रीडिंग, आपको चैप्टर याद आ रहा होगा, जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया, सुपीरियर पेरेंट्स लिए। अब आपको समझ में आ गया हम करना क्या चाह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बात अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि एक्चुअली ब्रीडिंग को यहां पर किस सेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मान लीजिए जीनोटाइप प्रॉपर है तो आप एनवायरमेंट को इंप्रूव कर रहे हैं, तो इसको आप कहते हैं इंप्रूव्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। सो इसको हमने क्या कहा, इंप्रूव्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। सो अगर आपके पास जीनोटाइप बेटर है तो आप एनवायरनमेंट को इंप्रूव कीजिए, आपकी क्रॉप इंप्रूव हो जाएगी, आपका फिनोटाइप इंप्रूव हो जाएगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन बेटे एनिमल ब्रीडिंग बताने से पहले एक चीज मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि प्राइमरी जो कैपेबिलिटी है वो जीनोटाइप की वजह से है। तो सबसे पहले तो जीनोटाइप बढ़िया चाहिए, और अगर जीनोटाइप आपने इंप्रूव कर दिया फिर ध्यान दीजिए किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। और एनवायरनमेंट फिर इसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने देगा और आपकी यील्ड बेटर हो जाएगी। अब देखिए मैंने कितनी आसानी से आपको पूरा का पूरा एनिमल ब्रीडिंग वाला कंसेप्ट यहां पर पढ़ा दिया। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, अब मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आप बड़े आसानी से जब एनसीईआरटी समझ में आएंगे तो आपको ये समझ में आ गया कि चैप्टर का फ्लो क्या है, एक्चुअली चैप्टर में एनसीईआरटी बताना क्या चाह रही है। एंड देन द थिंग्स आर वेरी इजी। देखिए यहाँ क्या लिखा है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड्स इन द फॉर्म। क्वालिटी ऑफ ब्रीड प्राइमरीली डिपेंडेंट, ये शब्द समझ में आया। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल कंबाइंड विद रेजिस्टेंट टू डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बात
बात आपको समझ में आ गई। पहली चीज तो ये है कि आपको ब्रीड अच्छी लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में देखिए क्या कह रही है एनसीईआरटी, फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज्ड द कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर। सो आपकी एनसीईआरटी वही बात कह रही है जो मैंने यहां पर बड़े सिंपल शब्दों में कह दिया कि पहले इसका ध्यान कीजिए और अगर ये ठीक है तो फिर इसका ध्यान कीजिए। और फिर आपकी एनसीईआरटी कह रही है प्रॉपर स्पेसिंग कीजिए, लाइट आनी चाहिए, पानी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए, वेटनरी डॉक्टर की रेगुलर विजिट्स होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये प्राइमरी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चाहे अब आप प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं चाहे एनिमल ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो अब आप एनसीईआरटी उस हिसाब से पढ़िए कि एक्चुअली क्या इंप्रूव कर रही है एनसीईआरटी यहां पर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ वी कैन मूव ऑन एनिमल ब्रीडिंग। और अब आप एनिमल ब्रीडिंग में भी ये समझ गए कि हमें इसके लिए इसका जीनोटाइप इंप्रूव करना है। अब जो स्ट्रेटजीज की बात आती है, स्ट्रेटजीज में क्या हो सकता है, यू कैन हैव व्हाट इज कॉल्ड एज एन इनब्रीडिंग। एक स्ट्रेटजी हो सकती है इनब्रीडिंग। ब्रीड आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले वीडियो में ब्रीड किसे कहते हैं। या फिर आप कह देंगे आउटब्रीडिंग। तो जब आप ब्रीड के बारे में जानते हैं तो इन ब्रीडिंग का मतलब यह हुआ कि एक ही ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऑब्वियसली द मेल एंड द फीमेल शुड बी सुपीरियर फॉर द कैरेक्टर्स दैट यू वांट इन द प्रोजेनी। उनके बीच में द सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल हियर। आप जब ब्रीडिंग करेंगे तो ब्रीडिंग में किसको अलाउ करना है ब्रीड करने के लिए, व्हाट विल बी द सुपीरियर मेल, व्हाट विल बी द सुपीरियर फीमेल, जिनको आप क्या कर रहे हैं ब्रीड करने दे रहे हैं। बट दीज टू एनिमल्स आर विद इन द सेम ब्रीड एंड दे शेयर a common ancestor within 4 to 6 generations. This would be inbreeding. और अगर सेम ब्रीड के हैं but they do not share a common ancestor within 4 to 6 generation, obviously it will be called as outbreeding. इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, आउटब्रीडिंग का मतलब ये हो गया कि ब्रीड के बाहर आप कर रहे हैं। और इसमें एक वैरायटी हो गई आउटक्रॉस। तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, ध्यान दीजिए। आउटक्रॉस वो है जो मैं आपको बता रहा था, आपने सेम ब्रीड के बीच में क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, लेकिन उनके पास 4 से 6 जनरेशन के बीच में कॉमन एंसेस्टर नहीं है। और दूसरा काम आप अलग अलग ब्रीड के बीच में करा सकते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। सो इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। इन ब्रीडिंग हमने कहा सेम ब्रीड है, 4 से 6 जनरेशन में कॉमन एंसेस्टर है। यहां पर हमने क्या कहा, आउटक्रॉस, कि सेम ब्रीड है, 4 से 6 जनरेशन में कॉमन एंसेस्टर नहीं है। यहां पर हमने क्या कहा, 2 अलग अलग ब्रीड है। लेकिन अभी तक ये पूरी की पूरी हाइब्रिडाइजेशन उसी स्पीसीज के बीच में हो रही है। तो इसका मतलब मेरे पास एक स्ट्रैटेजी और हो सकती है, उसे हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसको हमने क्या कहा, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में देखिए, बड़े ध्यान से समझिए कि बहुत प्रॉब्लम आएगी एनिमल्स में। प्लांट्स में फिर भी पॉसिबिलिटी, आप जानते हैं एम्फी डिप्लॉयड किसे कहते हैं। सो यू नो द वर्ड। देखिए, अगर नहीं पता तो ढूंढिए इस शब्द को, मैंने क्या कहा, एम्फी डिप्लॉयड क्या शब्द होता है। तो आप जानते हैं एम्फी डिप्लॉयड किसे कहते हैं। तो प्लांट में हो सकता है कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में एंडोडुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम की मदद से, जैसे मॉडर्न हेक्साप्लॉयड व्हीट बनाया है, आप जो है फर्टिलिटी को रिस्टोर कर पाए। पर एनिमल्स में इसकी संभावना कम होती है, बहुत कम होती है। और आप जानते हैं प्लांट में एक और चीज आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स बना रहे हैं, हाइब्रिड वैरायटीज बना रहे हैं, सीड की जगह मैं क्या कह रहा हूं, हाइब्रिड वैरायटीज बना रहे हैं, और अगर आप उसको एपोमिक्ट बना दें तो उसको प्रोपेगेट करने में आसान हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद में कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है चैप्टर नंबर 2 आपकी एनसीईआरटी में प्लांट रिप्रोडक्शन में ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में स्टरलाइजेशन एनिमल्स में बहुत कॉमन होगी। इसकी वजह मैं आपको सेल डिवीजन में बता चुका हूं। याद कीजिए साइनेप्सिस, याद कीजिए कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस, याद कीजिए साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से डायड या टेट्राड किन के बीच में बनता है। इतनी बात आपको, जैसे ही मैंने आपको ये हिंट दिया, आपको समझ में आ गया कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या कहा, स्टेरिलिटी क्यों कॉमन है। अब देखिए, यहां पर जब आप इन ब्रीडिंग की बात करेंगे तो इन ब्रीडिंग का मतलब ये हुआ कि ये 2 वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इन ब्रीडिंग इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटेजी इन एनिमल ब्रीडिंग। देखिए, मैंने एवरेज बच्चे को क्या सोचते हुए देखा है कि उसके दिमाग में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का भूत चढ़ जाता है और उसको लगता है कि इन ब्रीडिंग खराब चीज है, क्योंकि वो पढ़ता आ रहा है इन ब्रीडिंग इज बैड, इन ब्रीडिंग इज बैड। लेकिन यहां पर हम क्रॉप के इंप्रूवमेंट में इन ब्रीडिंग कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये प्योर लाइन बनाएगा, ये प्योर लाइन बनाएगा। सो इसको समझाने के लिए मैं आपको जो जेनेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, एक छोटा सा चीज आपको यहां पर कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूं। आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। प्योर लाइन आप जानते हैं, प्योर लाइन ब्रीड ट्रू और उनमें कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होते, इसका मतलब होमोजाइगोसिटी आएगी। सो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराऊं
तो देखिए दोनों लोकस पे क्या है, हेटेरोजाइगोसिटी है, और आप जानते हैं कि इनमें इस तरह से जीनोटाइप बनेगा 121 242। ये भी मैं आपको बता चुका हूं मैं कैसे लिख रहा हूं, इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए। 242 और कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर अगेन 121 स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए। दिस इज व्हाट द जीनोटिपिक रेशियो इज ऑल अबाउट। डाईहाइब्रिड क्रॉस एक तरह से देख रहे हैं, दोनों लोकस पे हेटेरोजाइगोसिटी है। अब आप ये देखिए कि ये तो ट्रू ब्रीडिंग हो ही गया, ये इस लोकस पे ट्रू ब्रीडिंग हो गया, ये इस लोकस पे दोनों पे ट्रू ब्रीडिंग हो गया। यहां देखिए होमोजाइगोसिटी आ गई, यहां देखिए होमोजाइगोसिटी आ गई, यहां देखिए दोनों लोकस पे होमोजाइगोसिटी आ गई, यहां पर भी दोनों लोकस पे होमोजाइगोसिटी आ गई, और यहां पर भी होमोजाइगोसिटी आ गई। तो आप देख रहे हैं कितनी होमोजाइगोसिटी इंड्यूस की है, मैंने एक ही बार क्रॉस की है। अब अगर आप इनके बीच में और क्रॉस करना शुरू कर दें तो केवल ये वाला जो प्लांट है वो यही रिजल्ट देगा, नहीं तो और ज्यादा होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। सो कंटिन्यूड इनब्रीडिंग से आप प्योर लाइन बड़ी जल्दी बना सकते हैं। और प्योर लाइन क्या है, ब्रीड ट्रू कर रहा है। अगर आपने इतनी मेहनत से कुछ कैरेक्टर्स को इंप्रूव करके किसी क्रॉप को इंप्रूव किया है तो आप नहीं चाहेंगे कि ये सेग्रीगेट कर जाए कैरेक्टर, इसलिए आपको प्योर लाइन बनाना मस्ट है, चाहे फिर वो एनिमल ब्रीड हो चाहे प्लांट ब्रीड हो। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, पहली बात तो ये। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है, और यहां पर ये 2019 के नीट का क्वेश्चन था, बड़े ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी ये कह रही है कि यहां पर ये स्मॉल ए स्मॉल बी अगर डिलीटीरियस है भी तो अपने आप को मेंटेन करेंगी पॉपुलेशन के जीन पूल में, क्योंकि ये रिसेसिव अलील्स है, और रिसेसिव अलील आप जानते हैं डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है इन ब्रीडिंग से, अगर होमोजाइगोसिटी आ रही है तो आप यहां देखिए ये एक्सप्रेस कर गया अपने आप को, यहां पर आप देखिए कि ये एक्सप्रेस कर गया, यहां पर देखिए ये एक्सप्रेस कर गए, देखते जाइए आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक्सप्रेस करेंगे तो फिनोटाइप बनेगा, देन इट इज अवेलेबल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये खराब है तो नेचर इसको हटाएगी। नेचर किसको हटाएगी, फिनोटाइप को, लेकिन हटा किसको रही है कायदे में, जीनोटाइप को हटा रही है। और इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि इनब्रीडिंग एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि जीन पूल में इस एक्सप्रेशन की वजह से जो हार्मफुल एलील्स हैं वो एलिमिनेट होती जाएंगी, और अगर हार्मफुल एलील हटती जाएंगी तो कौन सी इकट्ठी होती जाएंगी, बेनिफिशियल एलील्स एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी, सुपीरियर एलील्स एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट योर एनसीईआरटी इज सेइंग। सो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ये होमोजाइगोसिटी है, नेसेसरी है प्योर लाइन बनाने के लिए, और दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब एक प्रॉब्लम वो आती है जो कि बच्चों को थोड़ा सा दुखी करती है, वो ये है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या। सो अब हम ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूड इनब्रीडिंग की वजह से हो सकता है कि जो जीन पूल है वो उसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ती जा रही है और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो गया। सो नंबर ऑफ प्रोजेनी के प्रोड्यूस होने कम हो गए, से फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ब्रीड में, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। तो अब इसका भी एक बहुत आसान तरीका है हमारे पास। वो तरीका ये है, आपकी एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही है कि एक सिंगल आउट क्रॉस कैन कम ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सिंगल आउट क्रॉस कैन ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आउट क्रॉसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। एक और पॉइंट आपकी एनसीईआरटी बता रही है कि अगर आप कोई ब्रीडिंग स्ट्रेटजी ऐसे एनिमल्स के लिए अपना रहे हैं जिनमें कि मिल्क प्रोडक्टिविटी कम है, ग्रोथ रेट कम है बीफ कैटल में, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी आउट क्रॉसिंग। तो आपको यह समझ में आ गया कि ये है। अब इसके बाद में जब आप क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं तो क्रॉस ब्रीड में या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में मान लीजिए हाइपोथेटिकली कोई चीज बनती है, तो मान लीजिए दो पेरेंट्स हैं और जो हाइब्रिड है उसकी परफॉर्मेंस दोनों से बेटर है। आप इस चीज को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, जैसे म्यूल में आप क्या देखते हैं कि म्यूल की जो परफॉर्मेंस है वो हॉर्स और डोंकी जो पेरेंट्स है दोनों से बेटर है। सो मैंने आपको जेनेटिक्स में कंसेप्ट पढ़ाया था, व्हाट इज हेटेरोजाइगोट एडवांटेज, व्हाट इज हेटेरोसिस एंड व्हाट इज हाइब्रिड वाइगर। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों शब्द आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो आप क्वेश्चंस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। सो हेटेरोजाइगोट एडवांटेज, हेटेरोसिस, हाइब्रिड वाइगर, ये तीनों शब्द के बारे में आपको क्या ढंग से पता है और कहां पर आप हाइब्रिड वाइगर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और फिर ये देखिए कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड में स्टेरिलिटी क्यों कॉमन होती है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। सो मुझे उम्मीद है ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको पैराग्राफ बताया बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आपको ये कंसेप्चुअली क्लियर हो रहा होगा, अब आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा आपकी एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है। अब देखिए स्ट्रैटेजी, अब कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कैसे करें। तो इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बता रही है ठीक है जी, हमें समझ में आ गया आपने जीनोटाइप इंप्रूव करना कैसे है। प्लांट्स में तो बहुत आसान था, आपने पोलन लेकर के आए कहीं से, बैगिंग याद कीजिए, इमैस्कुलेशन याद कीजिए, आपने जहां मर्जी जिस मर्जी चॉइस पॉलिनेशन कर दिया।
दिस इज वेरी सिंपल। हाँ या नहीं? प्लांट्स में आप जानते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, आप बड़े आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, टेस्ट क्रॉस करा सकते हैं, जो मर्जी क्रॉस करा सकते हैं। दैट इज रिलेटिवली ईजियर व्हेन वी थिंक इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लांट्स, बट डू यू थिंक दैट इट इज सो मच ईजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनिमल्स एज वेल? सो एनिमल्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी एक कैटल की ब्रीड को इंप्रूव करना है और अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि अभी मान लीजिए मिल्क यील्ड कम है, लेकिन क्योंकि लोकल ब्रीड है आपके, से फॉर एग्जांपल राजस्थान में एक कैटल है, वो वहां पर जो हार्श कंडीशंस हैं उसमें सरवाइव कर पा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिल्क यील्ड कम है। तो आप ये चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप इंप्रूव कैसा करना चाहते हैं इसको? आप इस तरह का एनिमल चाहते हैं जिसमें दोनों ट्रेट हों। एक ट्रेट तो ये हो कि इस हार्श कंडीशंस में वो अपने आप को परफॉर्म कर पाए, और दूसरा मिल्क यील्ड बढ़ जाए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब आपको बात समझ में आई हम करना क्या चाह रहे हैं? तो अब मेरे दिमाग में एकदम बात ये समझ में आ गई कि मैं इसके इस ट्रेट को लेकर के यहां पर जो सुपीरियर फीमेल है उसको अगर ब्रीड करा दूं किसी सुपीरियर मेल से, जिसकी वजह से मिल्क यील्ड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, देन दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अब इसका मतलब यह हुआ कि इस ब्रीडिंग को करे कैसे? दिस सुपीरियर बुल मे बी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इट मे बी एन एक्सोटिक ब्रीड। दैट मींस कि हो सकता है वो देश के बाहर हो, ज्यादातर केसेस में ऐसा हुआ है। सो यूरोप में मान लीजिए बुल है, और अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें यहां पर, अब आप समझ गए होंगे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ब्रीडिंग के अंदर, लेकिन यहां पर फायदा करता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा सकता है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो सीमन है उसको आपने प्रिजर्व करना होगा काफी देर तक, और यहां पर आपको मदद मिल गई क्रायो प्रिजर्वेशन से। नाउ इट इज मेकिंग सेंस। सो क्रायो preservation means preservation of the sample. That means artificial insemination that will be leading to the controlled breeding experiments. I hope this is absolutely clear. तो अब आपको समझ में आ गया कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में आपने करना क्या है। तो आपकी एनसीईआरटी कह रही है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इट इज अ स्लाइट वेरिएंट ऑफ द आईवीएफ टेक्निक और द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम दैट वी हैव सीन इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए यहां पर क्या किया जाता है। देखिए आपने एक सुपीरियर फीमेल को सेलेक्ट किया। देखिए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट इज ऑलवेज क्रिटिकल, ऑलवेज क्रिटिकल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। सिलेक्शन में आपको बहुत ही पिन पॉइंट होना पड़ेगा। क्रिटिकल सक्सेस किसी भी एक्सपेरिमेंट की तभी डिपेंड करेगी आपने हाइब्रिडाइजेशन में पेरेंट्स को किसको सेलेक्ट किया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो आपने एक सुपीरियर फीमेल ले लिया, उसके कुछ कैरेक्टर्स ले लिए, और उसमें फिर मल्टीपल ओव्यूलेशन इंड्यूस किया। आप जानते हैं कैसे करते हैं। यू विल हैव टू यूज एन एफएसएच एनालॉग। देखिए आपकी एनसीईआरटी में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कहां से मिल रहा है। जब मल्टीपल ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद में जिस टाइम पर फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया। फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो को रिमूव कर लिया, एम्ब्रियो को आपने रिमूव कर लिया। अब आप सर्जिकली करेंगे, नॉन सर्जिकली। एनसीईआरटी को देखिए, आपने एम्ब्रियो को क्या किया, रिमूव किया। क्यों किया? क्योंकि आप इन एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं एक सरोगेट में। तो एग्जाम्पलर आपसे सीधा ये पूछेगा कि इसी फीमेल में आपने क्यों नहीं किया। आपने जेनेटिक जो मदर थी उसको एक अनदर राउंड ऑफ ओव्यूलेशन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो उसमें ही आपने इसको इम्प्लांटेशन होने दिया तो वो कुछ दिनों तक फिर क्या नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। दैट इज वाई द यूज ऑफ सरोगेट। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इसके बाद फैक्चुअल चीजें हैं, बी कीपिंग, फिशरीज, इसको आप पढ़ लेंगे। और ये मैंने एक क्विक रिवीजन आपको कराया, जो बेसिक कंसेप्ट दे दिए हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के, एनिमल ब्रीडिंग के। जब मैं वापस आऊंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।